फॉर्मेट की, और सारे क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 9, A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म which fulfills the condition of section 184, sharing profits and losses in the proportion of 3:2:1. The firm's profit and loss account for the year ended this showed net profit of rupees 2,44,000 after debiting inter alia the following amounts. ABC 3 पार्टनर हैं, और ये जो जिस फॉर्म में पार्टनर है वो फॉर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है। अगर नहीं फुलफिल करती तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं इसमें, ठीक है। आगे पीएल अकाउंट इस रेशियो में बांट रहे हैं, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,44,000 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में पीएल अकाउंट नहीं बना के दिया है, लेकिन यहाँ एक चीज लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे है, तो हम उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, पूछा क्या है इसमें, compute total income of the firm for the assessment year 2022-23 assuming that it is a professional firm। हमको सिर्फ टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम कैलकुलेट करना है तो बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले बुक प्रॉफिट, फिर उसकी मदद से टोटल इनकम, ठीक। सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 पर मंथ पेड टू सी, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर। अगर पीएल अकाउंट में डेबिट होता है तो वो डिसअलाउ होता है, उसको ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें डेबिट है तो ये डिसअलाउ हो गया, ये ऐड करेंगे। रेंट ऑफ रुपीज 19,000 पेड टू ए फॉर द प्रपोर्शन ऑफ द बिल्डिंग ओन्ड बाय ए इन विच द फर्म्स ऑफिस वॉज सिचुएटेड, फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज रुपीज 10,000। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन में आया था, मैंने इसका ट्रीटमेंट बताया था, फिर बता रहा हूं। रेंट देखिए, यहाँ पे रेंट जा रहा है ए को, तो अब इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये रेंट ए को जा रहा है तो ये रेम्यूनरेशन कंसिडर करेंगे ए को, नहीं। यहाँ किस लिए रेंट जा रहा है आप ये भी तो देखो भाई। सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो जिस बिल्डिंग में ये फॉर्म का सारा काम हो रहा है वो बिल्डिंग के ओनर है कौन, ए, तो वो ए पार्टनर है, हमको उससे क्या मतलब। यहाँ पे जो ये रेंट जा रहा है ना 19,000 रुपए ए को, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि ए उस बिल्डिंग के ओनर है जिसमें फर्म का काम हो रहा है। तो अगर आप फर्म के रेस्पेक्टिव में देखो, फर्म के लिहाज से अगर आप देखो तो फर्म का तो ये एक्सपेंस हुआ ना, और ये अलाउड एक्सपेंस हुआ फर्म के लिए, क्योंकि फर्म जिसमें बिजनेस का सारा काम हो रहा है उसके ओनर को रेंट तो देगा ही ना, तो वो बिजनेस का पार्ट हो गया, तो ये तो अलाउ हो गया। लेकिन आगे लिखा है फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रुपीज 10,000, और मैंने एक और चीज बताया था फॉर्मेट में, एक्सेस रेंट, एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस बैड डेब्ट। अगर पीएल अकाउंट में ये सारी चीजें एक्सेस में डेबिट साइड में हैं तो जितना एक्सेस है उसको आपको ऐड करना होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 19,000 रुपए रेंट जा रहा है और वहां का फेयर रेंटल वैल्यू कितना है, केवल 10,000 रुपए। तो कितना एक्सेस पे कर रहे हैं ये ए को, 9,000 रुपए एक्सेस पे कर रहे हैं। तो एक्सेस रेंट जो है वो आप 9,000 रुपए ऐड कर लोगे, ठीक है। एक्सेस रेंट, एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस बैड डेब्ट, अगर पीएल अकाउंट में जितना एक्सेस होता है उतना हम सीधे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रुपीज 1,000, रुपीज 2,000, रुपीज 3,000 टू ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। कहीं कुछ नहीं मेंशन है कि ये 12% है, 12% से ज्यादा है, तो हम मानेंगे ये 12% से कम है, और 12% तक अलाउ होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको अलाउ मानो कि ये 12% तक है, ठीक है। आगे लिखा है कमीशन पेड टू बी रुपीज 40,000, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर फुल डिसअलाउ होता है, इसको ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज, यहाँ कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला है कि ये वर्किंग पार्टनर है कि नहीं है, तो हम मानेंगे कि सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। आगे लिखा है एक्सपेंसेस ऑन करेंट रिपेयर्स ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू पार्टनर ए रुपीज 1,000। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे ये अलाउ इसलिए हुआ था 19,000 क्योंकि ए को रेंट जा रहा था तो वो बिजनेस का खर्चा हुआ। यहां पे ध्यान से अगर आप पढ़ोगे लिखा है कि जो बिजनेस प्रेमिसेस है उस बिजनेस प्रेमिसेस में कुछ खराबी आई होगी तो उसको रिपेयर कराने के लिए खर्चे आए हैं, और वो खर्चा आया है 1,000 रुपए। तो ये बताओ वो खर्चा क्या बिजनेस का खर्चा है? नहीं, बिजनेस का खर्चा नहीं है। क्यों बिजनेस का खर्चा नहीं है? क्योंकि वो बिल्डिंग बिजनेस ओन ही नहीं करती है, वो बिल्डिंग ए का पर्सनल बिल्डिंग है। मतलब कहने का मतलब कि ए उस बिल्डिंग के ओनर हैं, तो उस बिल्डिंग में जो भी रिपेयर आएगा, उस बिल्डिंग को पेंट कराना होगा, कुछ भी करना होगा, उस बिल्डिंग का खर्चा कौन उठाएगा? ए उठाएंगे। तो ये ए का पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस को हमको ऐड करना होता है, तो डिसअलाउ है ये भी। 1,000 रुपए आप ऐड कर दोगे। डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज रुपीज 5,000 बाय चेक, साफ साफ लिखा है डोनेशन, इसका मतलब ये डिसअलाउ है, तो पहले तो आप इसको ऐड कर लोगे। दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका 80G में, मतलब जब आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे तो वहां ये 80G में जाएगा, ठीक है। लास्ट, सैलरी टू बी सन रुपीज 72,000। B son is a qualified management graduate
and was serving another concern on ₹5,800 per month. अब ये होगा अलाउ. अलाउ क्यों होगा भाई? बी के लड़के को जा रहा है इतना, बी को नहीं जा रहा. और क्या बी के सन यहाँ पार्टनर है? नहीं, बी के सन पार्टनर नहीं है. ठीक है, बी पार्टनर हैं, लेकिन बी के जो लड़के हैं उनको सैलरी जा रहा. और वो सैलरी क्यों जा रहा है? क्योंकि वो क्वालिफाइड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, कोई पोस्ट होल्ड कर रहे होंगे, तो ये एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस फर्म में. तो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो फर्म की तरफ से जो 72,000 रुपए गया है उनको, वो गया है एक एम्प्लॉय को, तो ये अलाउ होगा, फर्म का खर्चा है ये. The net profit of ₹2,44,000 included ₹12,000 from interest on government securities. भाई देखो, ये सारी चीजें लिखा था कि डेबिट है, ठीक है, पीएल अकाउंट में, और यहां लिखा है कि जो ये नेट प्रॉफिट है ना, उसमें 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जुड़ा हुआ है. मतलब कि ये पीएल अकाउंट में क्रेडिट है, नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है ना. और हमने क्या पढ़ा है? लेस क्या करना होता है? डिसअलाउड इनकम. वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो, पीएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ हो. तो ये जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 12,000 रुपए आपको डिसअलाउड इनकम में लेस करना है. सॉल्यूशन देखते हैं 9 का. सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे. पूछा तो टोटल इनकम है, लेकिन भाई बुक प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो उसकी मदद से हम निकाल पाएंगे. तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिखो यहां पे. सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,44,000 रुपीज लिख दो. उसके बाद ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो चुके हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया है सैलरी, तो हमको पता है रेम्युनरेशन टू पार्टनर यानी कि सैलरी टू पार्टनर फुल्ली डिसअलाउ होता है. सैलरी, बोनस, कमीशन सब. तो अमाउंट कितना है? 4,000 पर मंथ. तो साल का कितना हो गया? 4,000 इंटू 12. अच्छा, यहाँ पार्टनर में सीधे सीधे आप पार्टनर का नाम लिखो. सैलरी टू सी, अमाउंट है 4,000 पर मंथ, तो 4,000 रुपीज इंटू 12, ये कितना हो गया? 48,000 पर एनम. ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर एनम लेना होता है. उसके बाद है रेंट. तो भाई रेंट लिखा है, ए को गया है, लेकिन क्यों गया है रेंट ए को? क्योंकि ए जो है वो उस बिल्डिंग के ओनर है जिस बिल्डिंग में फर्म का काम हो रहा है. तो वही फर्म का काम हो रहा है और उसी बिल्डिंग में फर्म सिचुएटेड है, तो बिल्डिंग के मालिक को रेंट तो जाएगा. तो ये बिल्डिंग के बिजनेस की तरफ से गया है, तो ये अलाउ है. ठीक है, लेकिन आगे लिखा है कि फेयर रेंटल वैल्यू 10,000 रुपए था, तो हमने एक ऐसे तो ये अलाउ है रेंट, ठीक है, क्योंकि ये एक हो गया है बिजनेस की तरफ से. लेकिन यहां पे ये बोला गया है कि 10,000 रुपए फेयर रेंटल वैल्यू था, तो एक्सेस रेंट कितना डेबिट हो गया? 9,000 रुपए. और एक्सेस रेंट, एक्सेस डेप्रिसिएशन, एक्सेस बैड डेप्ट, वो हम सीधे सीधे ऐड कर लेते हैं. तो कितना एक्सेस है? 9,000 रुपए. तो इसको ऐड कर लो. अभी क्वेश्चन समझाते हो और अच्छे से मैंने समझाया. अगर यहां नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके देख लो क्वेश्चन में. उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे 12% तक है, इसलिए अलाउ. फिर कमीशन, तो सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर डिसअलाउ होता है. कमीशन टू बी कितना है? 40,000 रुपीज, यहां लिख लो आप. उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन करंट रिपेयर्स ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस बिलोंगिंग टू पार्टनर ए. अगर ये बिजनेस प्रेमिसेस ओन करती बिजनेस, तो भाई फर्म ओन करती, तो फिर ये खर्चा फर्म का होता. लेकिन वो बिल्डिंग को ओन तो ए कर रहे हैं ना, तो ये ए का पर्सनल एक्सपेंस है, ये ए की पर्सनल जिम्मेदारी है उस बिल्डिंग को रिपेयर करवाना, पेंट करवाना या कुछ भी. तो ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो इसको ऐड कर लो. एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग ऑफ ए, ये ए की बिल्डिंग है, तो ये पर्सनल खर्चा हुआ उनका 1,000 रुपए. उसके बाद है डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज ₹5,000 बाय चेक. तो भाई डोनेशन भी तो डिसअलाउ है, बिजनेस से थोड़ी ना रिलेटेड है ये. 5,000 रुपए. उसके बाद है सैलरी टू बी सन, तो ये अलाउ है क्योंकि वो बी के जो सन हैं वो वहां पे एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस का खर्चा है एम्प्लॉय को सैलरी देना. ठीक है, और कोई है नहीं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, इन सारे को आप ऐड करो. तो भाई 48,000, फिर 9,000, फिर 40,000, 1,000, 5,000, ये हो जाएगा आपका 1,03,000 रुपीज. ठीक, इसको आप ऐड करोगे 2,44,000 जो कि नेट प्रॉफिट है, तो ये आपका आ गया 3,47,000 रुपीज. ठीक, इसमें से हम लेस क्या करते हैं? डिसअलाउड इनकम.
वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, भूलना मत, ऐसे तो लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग दिस अमाउंट और ए से लेकर जी तक पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन उसके बाद नीचे लिखा है कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 12,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जुड़ा हुआ है। तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको लेस कर देना है, अमाउंट 12,000 रुपए। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं उसमें बताना भूल गया था, एक तो ट्रीटमेंट इसका यहाँ पे हो गया, दूसरा ये जब टोटल इनकम करेंगे तो वहां पे भी इसका ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। फिर 12,000 को आपको लेस करना है, किसमें, 3,47,000 में, और कोई डिसअलाउड इनकम था नहीं, तो 3,47,000 माइनस 12,000 रुपीज, ये हो गया आपका 3,35,000, ठीक। ये क्या आ गया, ये आ गया बुक प्रॉफिट। भाई इसके बाद एक और चीज लेस करते हैं, वो होता है आपका एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो यही हो गया हमारा बुक प्रॉफिट, ठीक है। अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख लो यहां पे, सबसे पहले क्या लेना है, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट कितना आया है, 3,35,000, ठीक। उसके बाद हम इसमें से लेस क्या करते हैं, एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो वो आता कैसा है, वर्किंग पार्टनर, तो वो आता कैसे है, लीस्ट ऑफ देम। एक होता है एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट। अंडर सेक्शन 40B, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है, तो एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कहीं भी नहीं बताया कौन से पार्टनर वर्किंग है कौन नॉन वर्किंग, तो हम मानेंगे सारे पार्टनर वर्किंग पार्टनर हैं। तो सैलरी किसको पे हुआ है, सी को, तो लिखो यहाँ पे सैलरी टू सी, और क्या क्या पे हुआ है, उसके बाद है आपका डी पॉइंट में कमीशन टू बी, इसके अलावा और कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं गया है। तो भाई सैलरी टू सी कितना गया है साल का, 48,000, और बी को गया है कमीशन 40,000, तो 48,000 सैलरी सी को और 40,000 कमीशन बी को, अमाउंट कितना आ गया, 88,000 रुपीज, ठीक। अब आप स्टैट्यूटरी लिमिट को कैलकुलेट करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लिमिट, ये सब मैंने सिखा रखा है फॉर्मेट में, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख लेना। तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट, एक 1.5 लाख रुपए और एक 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो बुक प्रॉफिट कितना है, 3,35,000, तो उसका पहला 3 लाख कितना होगा, 3 लाख रुपए ही होगा, तो 1,50,000 को एज इट इज लिखो आप, और लगाओ 3 लाख का 90%, ये हो गया। ध्यान रखना सीधे 3 लाख का नहीं, जो पहला 3 लाख होता है, तो यहाँ पे ज्यादा था 3 लाख से, तो यही आएगा, तो 2,70,000 रुपए। फिर इन दोनों में से जो भी ग्रेटर अमाउंट है उसको बाहर लिख लो, तो 2,70,000 ग्रेटर है। उसके बाद ऐड लिखना है हमको बैलेंस अमाउंट का 60%, तो 3 लाख रुपीज यही इस्तेमाल हो गया है। अब कितना बच गया, जितना बच गया वो सारा अमाउंट यहाँ बैलेंस में आ जाएगा, तो 35,000 रुपए और बचा है, तो 35,000 का 60% निकाल लो, 35,000 का 60%, ये हो गया 21,000 रुपीज। इसको आप ऐड करो 2,70,000 में, 2,70,000 प्लस 21,000, ये आ गया 2,91,000 रुपीज। ये क्या आया है, स्टैट्यूटरी लिमिट। यहां पे आप अमाउंट पुट करो 2,91,000, इन दोनों में से जो लीस्ट है बाहर ले लो, साफ साफ पता चल रहा है आपको ये वाला अमाउंट लीस्ट है, तो ये 88,000 रुपीज यहां पे आ जाएगा। इसको आप लेस करो
3,35,000 माइनस 88,000, अमाउंट कितना है? 2,47,000 रुपीज। ये क्या आ गया है? ये आया है अभी बिजनेस इनकम। इसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं अदर इनकम। कोई भी दूसरे हेड का अगर इनकम दे रखा है तो वो हम ऐड करते हैं। तो इसमें है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अमाउंट कितना है? 12,000 रुपीज। इसको आप ऐड करो 2,47,000 में, तो ये आ जाएगा 2,59,000। ये क्या आया अभी? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। तो यहां दे रखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, तो वो हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 80G को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक है नो लिमिट, एक है विथ लिमिट। नो लिमिट का भी 100%, 50% और विथ लिमिट का भी 100%, 50%। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज, ये लिखा था ना। हाँ, तो ए में नेशनल और पीएम वाले फंड जाते हैं, इसमें कुछ जाता है, इसमें फैमिली प्लानिंग वाला जाता है, जो तीनों में नहीं आते हैं वो इसमें आता है। तो आप ये यहां पे आ जाएगा 5,000 रुपए। ठीक, अब हमने आप पुट कर दिया। अगर यही चीज यहां पे होता तो सीधे 100% क्वालिफाई, यहां होता तो सीधे 50% क्वालिफाई, क्योंकि ये नो लिमिट है, ये है विथ लिमिट वाला। तो यहां हम करेंगे कैलकुलेशन। लिमिट पहले हमको निकालनी होगी। लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान रखना, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम का 10% नहीं, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। ठीक है, तो सबसे पहले जीटीआई, उसमें से लेस करते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, 80G को छोड़ के, क्योंकि 80G का ही तो कैलकुलेशन हो रहा है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के साथ मेंशन हो तब, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये ऐसे ही। ठीक है, तो जीटीआई कितना है हमारा? जीटीआई है 2,59,000। डिडक्शन कोई है? नहीं है, 80G को छोड़ के। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है क्वेश्चन में? नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है। तो यानी कि ये 2,59,000 रुपीज जो है वही हो गया हमारा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक, तो यहां आप लिखो 10% ऑफ 2,59,000, इसका 10% कितना आ जाएगा? 25,900, 25,900। ठीक, कुछ नहीं करना है, इस लिमिट को सीधे यहां पे पुट कर दो 25,900। पहले यहां यूटिलाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि यहां पे ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन यहां पे कुछ डोनेशन ही नहीं है, जीरो है, तो यहां क्या फायदा ले पाओगे आप। ठीक, कंपेयर करो इससे, तो भाई ये 5,000 रुपए इस लिमिट से कम है, यानी कि इस लिमिट के अंदर है। तो पहली बात तो पूरा आ गया यहाँ पे 5,000। ठीक, अब ये यहां होता तो 100%, यहां होता तो 50%, मतलब सीधे इस पे नहीं ले सकते हो आप। जितना लिमिट पहले चेक करोगे लिमिट के अंदर है कि नहीं। अब यहीं पे अगर 30,000 रुपए होता तो लिमिट तो केवल 25,900 थी, तो फिर केवल आप 25,900 ले सकते थे। ठीक, तो वैसे ही ये 5,000 रुपए इससे कम है, लिमिट के अंदर है, तो क्वालिफाई हो गया। उसके बाद @ 50%, तो 5,000 का 50% ये आ गया 2,500 रुपीज। ठीक, ए में कुछ है नहीं, बी में है नहीं, सी में है नहीं, डी में है नहीं, तो इन चारों को आप ऐड करोगे, कुछ है नहीं, तो 2,500 रुपए या 80G का डिडक्शन आ गया। तो अमाउंट कितना आया है? पहले यहां लिख दो आप, डोनेशन टू अप्रूव्ड बॉडीज, तो 2,500 रुपीज। इसको आप ग्रॉस टोटल इनकम में से लेस करो,
ये आ जाएगा 2,56,500। ये आ गया टोटल इनकम। बुक में टोटल इनकम के बाद कुछ नहीं पूछा है, मैं आपको एलोकेशन ऑफ इनकम निकाल के दिखा दे रहा हूं। टैक्सेबल लायबिलिटी आप खुद से निकालना, कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना। एलोकेशन ऑफ इनकम, इसको आप 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हो पहले, मतलब जितने भी पार्टनर है उतने, ए बी सी, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट? 12%। 12% हो या उससे कम हो तो पूरा पूरा यहाँ पे लेते हैं हम, सिर्फ 12% तक। तो यहाँ क्वेश्चन में नहीं बताया है तो हम मानेंगे वो 12% तक है। तो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए और 3,000 रुपए, ठीक। उसके बाद क्या लेते हैं हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, वो नहीं है। फिर लेते हैं हम एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। कैसे आएगा? सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, सॉरी, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर और स्टैट्यूटरी लिमिट, इन दोनों में से जो भी लीस्ट है वो। तो ये अभी हम टोटल इनकम जब कैलकुलेट कर रहे थे ऊपर, तभी हमने देख लिया था कि रेम्यूनरेशन हमारा कितना आया था? 88,000 रुपीज, और स्टैट्यूटरी लिमिट कितना आया है? 2,91,000 रुपीज। इन दोनों को आप कंपेयर करो, आपको पता है यही वाला लीस्ट था, तो इसको बाइफरकेट करो। सैलरी किसको गया है? सी को, कितना? 48,000 रुपीज। बी और ए को कुछ नहीं गया है। फिर उसके बाद बोनस गया था, सॉरी कमीशन गया था, किसको? बी को, कितना? 40,000 रुपीज। ये ए और सी को कुछ नहीं गया था, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो आप, ये हो गया 1,000 रुपीज, ये हो गया आपका 40 + 2 42,000 रुपीज, और ये हो गया 48, 49, 50, 51 51,000 रुपीज।